तो जो ये जावा स्क्रिप्ट है वो सिंक्रोनस टाइप की लैंग्वेज है। तो इसके अंदर एसिंक वाली जो चीज है, एसिंक वाला जो कोड है, वो कैसे चलता है? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर तो ऑप्शन था ही नहीं कि कभी एसिंक वाला कोड चल पाए। तो इन्होंने क्या किया, डेवलपर ने, इन्होंने देखा कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो रन कहाँ पर हो रही है। वो पहले रन होती थी आपके यहाँ पर, ब्राउजर में रन होती थी ये चीजें। तो इन्होंने ब्राउजर के अंदर जो चीज जावा स्क्रिप्ट को रन करा रही है ना, वहां पर आपके पास सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, फैच और इस टाइप के एसिंक्रोनस कोड लिख कर रख दिए कि जब भी कोई एसिंक्रोनस टाइप का कोड चलने के लिए आए तो क्या हो, फौरन से एसिंक्रोनस वाली चीजें जो वेब आपके ब्राउजर में है वो वहां से एक्टिव हो जाए। और जो भी काम है, जैसे सेट टाइम आउट का अलग काम है, सेट इंटरवल का अलग काम है, फैच का अलग काम है, तो ये तमाम काम जो है वो जितने भी टाइम के बाद पूरा हो रहे हैं, जैसे आधे सेकंड, एक सेकंड के बाद, तो पूरा होने के बाद वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाए, और ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाने के बाद एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब मैंने बहुत मुश्किल बात नहीं बोली, मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ कि एक टाइम लेने वाला कोड है, वो अपना टाइम पूरा करे और एग्जीक्यूट हो जाए। टाइम पूरा करे और एग्जीक्यूट हो जाए। ये जो एसिंक्रोनस टाइप के कोड है ना, जो टाइम पूरा करके एग्जीक्यूट होते हैं, ये जावा स्क्रिप्ट में नहीं थे। फिर डेवलपर ने बोला कि भाई एसिंक्रोनस को हमें जावा स्क्रिप्ट में रखना है ना, तो इसलिए इन्होंने ये देखा कि भाई जावा स्क्रिप्ट चलती कहाँ पर है, तो चलती है वेब ब्राउजर पे। तो वेब ब्राउजर के अंदर जो चीज़ जावा स्क्रिप्ट को चला रही है वो है आपका V8 इंजन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि V8 इंजन के अंदर ही हम एसिंक्रोनस टाइप के फीचर रख देते हैं। और इसमें क्या होगा कि जब भी एसिंक्रोनस टाइप की चीज़ आएगी चलने के लिए V8 के पास, तो वो वहां से तमाम फीचर्स जो है वो वहां से एक्टिव हो जाएंगे। तो जब नोड जेएस बनाई उस बंदे ने, क्योंकि मैंने अभी आपको पूरा प्रोसेस समझाया कि मतलब आपको वेब पेज में देखना पड़ता था, तो उस बंदे ने जब नोड जेएस बनाई ना, तो उसने यही काम किया कि जो वेब ब्राउजर का V8 इंजन था, मतलब इसका इसका जो V8 इंजन था, इसको निकाला और अपने रन टाइम एनवायरनमेंट, मतलब नोड के अंदर उसको नोड के अंदर उसको इंटीग्रेट करके उसको नोड में रख के और आपके टर्मिनल में उसको चला दिया। मतलब आप जो कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आप लिखते हैं ना नोड, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो होता ये है कि V8 इंजन है इस नोड के पास, वही वाला V8 इंजन जो कहाँ पर था, वेब ब्राउजर के पास था। उसने वही वाला V8 इंजन जो है ना वो निकाल के यहाँ पर नोड के अंदर रख दिया। तो इस नोड में जब आप ये स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, और आप एंटर करते हैं, तो वो V8 इंजन आपकी इस जावा स्क्रिप्ट की फाइल को चलाता है। अच्छा, आप सबको इस बात का पता होगा कि नोड जो है वो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल नहीं चलाता, वो जावा स्क्रिप्ट की फाइल चलाता है। तभी हम यहाँ पर डॉट जेएस का एक्सटेंशन लगाते हैं। आपको पता है ना? यस सर। यस सर। जी सर। यस सर। तो जी सर। असल में सर। टाइप स्क्रिप्ट क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि जो V8 इंजन है ना नोड के अंदर, वो जावा स्क्रिप्ट को ही समझता है, टाइप स्क्रिप्ट को नहीं समझता। तो V8 इंजन की वजह से हमें जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल कराना पड़ती है अपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल। जैसे इंडेक्स डॉट टीएस की फाइल कंपाइल करूंगा मैं इंडेक्स डॉट जेएस में, और उसके बाद जो है ना फिर V8 इंजन उसको पढ़ के समझ पाएगा कि मैं कह रहा हूँ सलमान को कंसोल कराने। इस तरह ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो अब वापस आ जाए ए सिंक वाले इसमें। तो ये जो ए सिंक्रोनस वाला कोड है, इस ए सिंक्रोनस वाले कोड में टाइम लगता है थोड़ा सा चलने में। तो इसको हैंडल करने के लिए इन्होंने बनाया प्रोमिसेस। ठीक है, ये कंसोल डॉट लॉग कौन सा है, फॉरेन चलने वाला। तो फॉरेन चलने वाला जो है ना वो सिंक्रोनस टाइप का कोड होता है, और जो ए सिंक्रोनस टाइप का कोड होता है वो टाइम लेकर चलने वाला होता है। तो अभी फिलहाल ना हमारे पास क्या है कि जावा स्क्रिप्ट में
इन्होंने टाइम लेके चलने वाला जो कोड है ना, उसके लिए हमें एक सेट टाइम आउट का फंक्शन बना कर दिया है। तो सेट टाइम आउट जो है वो, सेट टाइम आउट जो है यहाँ पर, ये इस तरह आप लिखेंगे ना, सेट टाइम आउट। दोबारा से लिख कर दिखाता हूँ, सेट टाइम। तो आपको यहाँ पर ये एक ब्लैक बॉक्स दिखेगा, इसकी पूरी बॉडी आपको मिल जाएगी जब आप इस पर क्लिक करेंगे। तो सेट टाइम आउट एक एरो फंक्शन लेता है और एक टाइम लेता है। तो अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, इस तरह रिमूव कर दूँ, तो आप ये देखें, सेट टाइम आउट आपने लिखा है सिंपल और राउंड ब्रैकेट लगाया। क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन है, तो इसको जब आपको राउंड ब्रैकेट लगाकर चलाना होता है, इसके अंदर एरो फंक्शन आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आर्ग्यूमेंट जब आएगा तो एरो फंक्शन में ही आएगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन आ गया, और दूसरा आर्ग्यूमेंट इसका क्या होता है? टाइम होता है, और वो भी माइक्रो सेकंड में, मतलब 1000 मतलब 1 सेकंड। तो जो आपका एसिंक्रोनस टाइप का कोड होता है ना, वो आप लिखते हैं इस फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इस फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट के। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हेलो लिख देता हूँ। तो 1 सेकंड के बाद हेलो आ गया, लेकिन हमें समझ नहीं आया, तो इसको हम क्या कर देते हैं, 2 सेकंड कर देते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए। तो 2 सेकंड के बाद अब देखें हेलो आ गया। तो ये क्या है, थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे मैंने जो भी टाइम मैं यहाँ पर दूंगा, उस टाइम को पूरा करने के बाद जो भी आप कोड लिखेंगे उसको चला देता है। तो 2 सेकंड के बाद कॉन्सोल करा देगा हेलो को। ये कौन से टाइप का कोड है? एसिंक्रोनस टाइप का कोड है। क्यों? क्योंकि ये टाइम ले रहा है, और टाइम लेने वाला कोई भी कोड जो होता है वो एसिंक्रोनस टाइप का कोड होता है। तो यहाँ पर अब हमें ये समझना है कि प्रोमिसेस का काम जो है वो यहाँ पर कहाँ पर आता है। तो अब हम बनाते हैं प्रोमिसेस। तो प्रोमिसेस जो है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि जब आप एपीआई से कोई डाटा कॉल कराएं या डाटाबेस से कुछ मंगवाएं, तो वो तमाम मंगवाने वाला जो प्रोसेस है ना, वो एसिंक्रोनस प्रोसेस है उसमें। क्यों? क्योंकि जो भी आप मंगवा रहे हैं ना एपीआई के थ्रू या डाटाबेस से, उसमें उन दोनों में टाइम लगता है। तो जब टाइम लग रहा है, तो क्या होगा कि एसिंक्रोनस टाइप का कोड बन गया वो। तो इसी को हैंडल करने के लिए हमने प्रोमिसेस बनाए। अब ये जो प्रोमिस है, इसको लिखते हैं किस तरह? यहाँ पर लिखते हैं हम न्यू, और यहाँ पर लिखते हैं हम प्रॉमिस। तो न्यू प्रॉमिस जब आप लिखेंगे, उसके बाद आपको देना पड़ेगा राउंड ब्रैकेट। तो प्रॉमिस इस तरह आप लिखते हैं। अच्छा, प्रॉमिस की कुछ रिक्वायरमेंट है, इसको आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो जो आर्ग्यूमेंट है, सर जी जी, सर ये प्रॉमिस भी फंक्शन में रखा जाता है ना? जरूरी नहीं है। अच्छा, जी। तो आप तो फंक्शन जब में रखकर जो बनाते हैं आप वही बता दें। पहले ये तो समझे प्रॉमिस है क्या, आपको पता है प्रॉमिस क्या है? जी सर। थोड़ा एक्सप्लेन करें। सर ये कॉल बैक, जो कॉल बैक हेल्प को सॉल्व करने के लिए प्रॉमिस बनाया गया है, ठीक है? ऐसा ही है ना? जी हाँ, जी हाँ। तो जो इसमें प्रॉमिस में दो चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं बल्कि, एक रिजॉल्व, एक पेंडिंग, और एक और क्या होता है, रिजेक्ट। तो इन जो अगर जो भी प्रॉमिस हम कोड रखेंगे ये इफ एल्स की तरह कंडीशन लग के लगेगा। तो जो चीज हमारी, अगर हमें डेटा मिल जाएगा, अगर हम जो चीज मांग रहे हैं वो डेटा मिल जाएगा तो वो हमारा रिजॉल्व में आ जाएगा। और अगर नहीं होगा तो वो रिजेक्ट में आ जाएगा। और अगर अभी तक ना रिजॉल्व हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है तो वो पेंडिंग में होगा। और रिजॉल्व को डॉट डेन से, डॉट डेन में की बॉडी आती है रिजॉल्व में, डॉट देन में रिजॉल्व की बॉडी आती है, और डॉट कैच में रिजेक्ट की बॉडी आती है। सही है बिल्कुल। हाँ भाई, ये
एसिंग के बाद क्या कॉल बैक फंक्शन भी इससे रिलेटेड है? नहीं नहीं नहीं, मीटिंग एंड होने वाली है तो 1 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। आप लोग उसी लिंक से, जो लिंक दिया था मैंने, उससे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आपको भी, तो आपने जो ये एरो फंक्शन बनाया है यहाँ पर प्रॉमिस के अंदर, इसके इस राउंड ब्रैकेट में, एरो फंक्शन के राउंड ब्रैकेट में आपको दो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर देने हैं। एक आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका है रिजॉल्व, दूसरा है रिजेक्ट। और जो आपको एसिंक्रोनस टाइप का कोड लिखना है ना, जो आपको एपीआई कॉल कराने के लिए लिखना है या आपको डेटाबेस से चीज़ें मंगानी है, तो वो तमाम कोड आप लिखेंगे इस करली ब्रैकेट के अंदर। तो इसे यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पर आपका आएगा एसिंक टाइप का कोड। तो ये जो एसिंक टाइप का कोड आपका यहाँ पर आएगा, अभी फिलहाल तो हमारे पास एपीआई भी नहीं है और डेटाबेस भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सेट टाइम आउट का यूज़ करते हैं। सेट टाइम आउट का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे 1.5 सेकंड पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1.5 सेकंड लिख लिया है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख लूँगा console डॉट लॉग में, यहाँ पर मैं लिख लूँगा ओके। तो अब जैसे ही मैं इस प्रॉमिस को चलाऊंगा, तो क्या होगा कि ओके 1.5 सेकंड के बाद चल जाएगा। अच्छा, प्रॉमिस जो है ना वो खुद से चल जाता है, उसको चलाने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब मैंने इसको चलाने के लिए कोई स्पेशल कोड लिखा नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं चलाऊंगा ना तो ये रन हो जाएगा। तो 1.5 सेकंड के बाद आपके पास ओके लिखा आ गया। तो सेट टाइम आउट जो है वो आपको पता है कि अपने टाइम के बाद जो भी आप उसको कोड लिख कर देते हैं, वो उस टाइम के बाद उस कोड को चला देता है। तो सेट टाइम आउट ने 1.5 सेकंड के बाद ये चला दिया। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अगर मैं console डॉट लॉग लिखूं जो कि एक सिंक्रोनस टाइप का कोड है, तो क्या वो ये चलाएगा? तो ये भी चला देगा। तो ऐसी कोई वो नहीं है रेस्ट्रिक्शन कि आप इसमें सिंक्रोनस टाइप का कोड नहीं लिख सकते, एसिंक ही लिखेंगे। लेकिन आप प्रॉमिस को एसिंक टाइप के कोड को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं, मतलब एपीआई से डाटा मंगवाने के लिए या डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए। तो दोबारा से इसमें सेट टाइम आउट हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि एसिंक का जो फील है ना, वो आपको डायरेक्ट console डॉट लॉग में नहीं आएगा। एसिंक का फील आपको तभी आएगा जब थोड़े टाइम के बाद आपका कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट हो। तो सेट टाइम आउट के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.5 सेकंड। और इसमें यहाँ पर इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो 1.5 सेकंड के बाद चलेगा। अब यहाँ पर मैं ये करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इस वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं बनाता हूँ माई नेम का वेरिएबल, और इसमें मैं ताहा की वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पर, इफ में माई नेम, और इफ की कंडीशन में मैं ये कहता हूँ कि माई नेम अगर बराबर हो ताहा के, तो यहाँ पर क्या हो, अ, यहाँ पर console डॉट लॉग हो जाए, और console डॉट लॉग में यहाँ पर मैं ओके लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको जरा पढ़ते हैं, समझते हैं। ये एक इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन जो है उसकी एक कंडीशन है, माई नेम अगर बराबर हो ताहा के। माई नेम कहाँ पर है, ऊपर एक वेरिएबल बनाया माई नेम का हमने, इस माई नेम के अंदर ताहा लिखा है, तो ये वाली कंडीशन इफ की ट्रू हो जाएगी और ये कोड चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं इस कोड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मुझे आपको समझाना ये है कि अगर लेट सपोज ये माई नेम जो है, ये माई नेम नहीं होता, ये एक एपीआई डाटा होता। क्योंकि जब एपीआई को आप कॉल कराते हैं ना, तो जब एपीआई का डाटा आपके पास आता है, आप उसको इसी तरह एक वेरिएबल में रखते हैं, इसी तरह एक वेरिएबल के अंदर उसे क्या करते हैं, रखते हैं।
तो यहाँ पर मैं एक एपीआई डाटा के नाम से ही वेरिएबल बना लेता हूँ। और अभी यहाँ पर ऐसे ही समझने के लिए हम यहाँ पर एपीआई डाटा मिल गया लिख लेते हैं, ठीक है। एपीआई से हमने कॉल किया और डाटा हमें मिल गया। तो एपीआई डाटा हमें मिल गया और वो मिला कहाँ पर, एपीआई डाटा के वेरिएबल में हमने रख लिया। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ ना कि एपीआई डाटा जो है, अगर वो मुझे मिल गया तो क्या हो, अगर मुझे एपीआई डाटा मिल गया तो मुझे पता चले कि एपीआई डाटा मुझे मिल गया। अब बात ये है कि आप मुझे ये सोच के बताएं कि अगर मैंने एपीआई डाटा मंगवाया है तो जाहिर है मैं ये जानना भी चाहूंगा ना कि डाटा मुझे मिला है या नहीं मिला। मतलब एक किसी और की चीज़ मैं मंगवा रहा हूँ अपने पास, तो वो चीज़ मेरे पास आई है या नहीं आई मुझे पता तो चलना चाहिए ना एटलीस्ट। तो कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर हम किस तरह करेंगे, यहाँ पर मैंने जो वही इफ कंडीशन लगाई थी, इस इफ कंडीशन में इस इफ कंडीशन में यहाँ पर मैंने एपीआई डाटा का वेरिएबल लिखा है कि अगर ये इसके अंदर कोई डाटा होगा तो ये कंडीशन खुद ही ट्रू हो जाएगी। और यहाँ पर मैं चला रहा हूँ रिजॉल्व का फंक्शन। अच्छा, रिजॉल्व रिजॉल्व का फंक्शन मैं चला क्यों रहा हूँ, सवाल ये बनता है कि रिजॉल्व ये प्रॉमिस का पार्ट तो है, लेकिन ये जो रिजॉल्व है ये आया कहाँ से, ये चल क्यों रहा है यहाँ पर। तो रिजॉल्व का मेन काम ये है कि जो भी वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा आपके पास आया है उससे रिलेटेड आपको रिजॉल्व में एक फंक्शन दिया जा रहा है। उस फंक्शन को आप खुद से बनाते हैं, रिजॉल्व के फंक्शन को ना आप खुद से बनाते हैं। और उस फंक्शन के जरिए आप मल्टीपल काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर मैं बोलूं कि एक फंक्शन बनाने की आपको इजाज़त है, तो उस फंक्शन के अंदर आपको पता है कि कोड कुछ भी लिख सकते हैं और उसको लिखकर फंक्शन को जब चलाते हैं तो वो लिखा हुआ कोड चल जाता है। तो ये जो रिजॉल्व का फंक्शन है ना, इसको आप क्या करते हैं, इसको आप बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। अभी यहाँ पर आपके पास जो रिजॉल्व लिखा है इसको आप यूज कर रहे हैं। ये ऐसा ही है, बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है कि जब आप फंक्शन को पहले बनाते हैं फिर चलाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आप चला रहे हैं, चलाने वाला कोड लिख रहे हैं, फिर बनाने वाला कोड लिखेंगे, मतलब इसकी बॉडी बाद में लिखेंगे। अभी आप एक ऐसे फंक्शन को आप चला रहे हैं जिसकी बॉडी अभी तक बनी नहीं है। तो ये रिजॉल्व क्या है, ये एक फंक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि इसका नाम रिजॉल्व आप पूरा लिखें, इसको आप RES भी लिख सकते हैं, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको क्या लिखा है, रिजॉल्व लिख दिया समझने के लिए। तो रिजॉल्व आपने लिखकर चला दिया। अब ये कंडीशन किस तरह बनी कि अगर एपीआई का डाटा आपके पास हो तो रिजॉल्व का फंक्शन चल जाए। अब ये फंक्शन मैंने आपको बोला कि ये आप खुद बनाते हैं। तो ये फंक्शन आप कहाँ पर बनाते हैं, कि आप बनाते हैं डॉट देन के अंदर। डॉट देन के अंदर आप बनाते हैं ये। अच्छा, डॉट देन जो है ना वो इस राउंड ब्रैकेट के बाद लगता है। तो लेकिन क्या है कि मैं इसको नीचे ले आ रहा हूँ ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। डॉट देन जो है ये एक मेथड है, तो जाहिर है मेथड के साथ राउंड ब्रैकेट लगता है हमेशा। तो ये जो मेथड है इसके अंदर आपके रिजॉल्व का फंक्शन बनेगा। तो हम फंक्शन बनाते हैं रिजॉल्व का। हमने एक रिजॉल्व का फंक्शन बना लिया और इस फंक्शन के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो क्या होगा, वो चलेगा। तो इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, ताहा लिख लेता हूँ। तो ये जो डॉट देन के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन के अंदर हमने कंसोल किया है ताहा। तो ये फंक्शन जो है वो खुद से तो चलेगा नहीं। वो कब चलेगा, जब आप इस रिजॉल्व को चलाएंगे, क्योंकि ये रिजॉल्व की बॉडी है और ये रिजॉल्व को आप यहाँ पर चला रहे हैं, इसके फंक्शन को चला रहे हैं। तो ये कौन सी कंडीशन के बिहाफ में चल रहा है कि अगर एपीआई का डाटा आपके पास मौजूद होगा तो इफ की कंडीशन ट्रू होगी और रिजॉल्व का फंक्शन चल जाएगा। तो रिजॉल्व का फंक्शन जब चलेगा
तो ये वाली बॉडी चलेगी। इस बॉडी में क्या है, ताहा लिखा है। आपको इस कंसोल के अलावा कहीं भी कंसोल नजर आ रहा है इस पूरे प्रॉमिस में? नो सर। नहीं, नहीं नो। सर। एक नहीं आ ही है कुछ। नहीं आ रहा है ना, एक ही कंसोल लिखा है हमने। अच्छा, इससे जो है हम चला कर देखते हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं अभी। ये क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमारे पास एरर आ रहे हैं। तो एरर जो है वो बेसिकली इसलिए आ रहा है कि जो आपका प्रॉमिस होता है, ये हमें नोट करना पड़ेगा कि प्रॉमिस रिजॉल्व रिटर्न करता है। प्रॉमिस रिजॉल्व रिटर्न करता है। तो ये ना रिजॉल्व को, ये जो प्रॉमिस है आपका, ये प्रॉमिस जो है वो आपके इस रिजॉल्व को देखता रहता है कि आर्ग्यूमेंट में रिजॉल्व इस वक्त क्या लेकर जा रहे हैं। तो अभी इस वक्त इसके राउंड ब्रैकेट में आपको क्या नजर आ रहा है? खाली है सर, एम्प्टी है। खाली है, अभी कुछ भी नहीं। बैंक है। अभी तो कुछ भी नहीं है। खाली है, ब्लैंक है। तो अगर ये ब्लैंक है तो मतलब कुछ भी नहीं है आर्ग्यूमेंट में। तो जब आर्ग्यूमेंट में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं का हमने पढ़ा था कि जब कुछ भी नहीं होता है तो वॉइड उसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वॉइड। अच्छा, यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं प्रॉमिस के साथ ऐसे करके, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि प्रॉमिस जो है ना वो आपके रिजॉल्व को रिटर्न करता है, और रिटर्न उस सूरत में करता है कि आप कौन सी चीज़ इसके आर्ग्यूमेंट में लेकर जा रहे हैं, उसकी डाटा टाइप आप बताएं, और उसका फंक्शन भी उससे यहाँ पर मिल जाए। उसके बाद वो प्रॉमिस आपका रिजॉल्व रिटर्न करता है। जैसे कि अगर आपकी इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो आपने बोला रिजॉल्व का फंक्शन चल जाए, तो ये उसी सूरत में चलेगा जब ये प्रॉमिस इसको रिटर्न करेगा। अगर ये रिटर्न नहीं करेगा तो रिजॉल्व में आप कुछ भी लिखें, इस बॉडी में कुछ भी लिखें, वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर रिजॉल्व के अंदर आपने क्या लिखा? अभी कुछ भी नहीं लिखा है। तो जब आप इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते, तो आपको बताना पड़ता है कि यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लेकर जा रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट में कुछ भी नहीं लेकर जा रहा हूँ। तो इसलिए हमने यहाँ पर वॉइड लिखा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कुछ लेकर जाता तो फिर उस डाटा टाइप को यहाँ पर डिफाइन करता, वो भी अभी हम देखेंगे। तो अभी कैसा है कि रिजॉल्व का फंक्शन आपने चलाया है इस कंडीशन के बिहाफ में, और रिजॉल्व की बॉडी कहाँ बनी है, डॉट देन के अंदर। तो हम इसे चला कर देखते हैं कि हमारे पास ताहा आता है या नहीं आता है। तो 1.5 सेकंड के बाद हमारे पास जो है वो ताहा आ गया। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? ये इस फंक्शन से आया। और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन, ये रिजॉल्व ही है, ये रिजॉल्व खुद है। आपने रिजॉल्व को चलाया है तो ये वाला फंक्शन जो है चल गया। और ये रिजॉल्व का फंक्शन कब बना? अगर मैं इस फंक्शन को बाहर रख दूं डॉट देन से, तो ये फंक्शन रिजॉल्व का फंक्शन नहीं होगा। रिजॉल्व का फंक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा जब, ये अभी इस कंडीशन में रिजॉल्व का फंक्शन नहीं है। रिजॉल्व ये उस वक्त बनेगा जब आप इसको डॉट देन के राउंड ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब ये रिजॉल्व का फंक्शन बने, तो आपको ये बात क्लियर हुई, समझ आई कि रिजॉल्व जो है वो उसका फंक्शन ये होता है डॉट देन के राउंड ब्रैकेट के अंदर। जी सर। यस सर। अच्छा, अब क्या है कि आपके पास जो ये रिजॉल्व है ना, इस तरीके से आपके पास रिजेक्ट भी होता है। तो आप यहाँ पर एल्स लिखें, एल्स में आप यहाँ पर लिखें रिजेक्ट। तो रिजेक्ट भी एक फंक्शन है, आप इसे चला दें। जैसे ही आप रिजेक्ट को चलाते हैं, तो रिजेक्ट भी रिजॉल्व की तरह ही, इस तरह ही आपको एक फंक्शन बनाकर उसकी बॉडी बनानी पड़ती है। लेकिन रिजॉल्व हमेशा बनता है डॉट देन में, और रिजेक्ट हमेशा बनता है डॉट कैच में। तो आप यहाँ पर डॉट कैच बनाएं, डॉट कैच का मेथड लगाएं, और इस मेथड के अंदर आप दोबारा से एक फंक्शन बना दें। तो ये जो फंक्शन है,
ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, कैच के राउंड ब्रैकेट के अंदर है। और कैच के राउंड ब्रैकेट के अंदर जब फंक्शन आ जाता है तो वो खुद ब खुद रिजेक्ट का फंक्शन बन जाता है। तो रिजेक्ट के अंदर आप यहाँ पर console डॉट लॉग में लिख दें, यहाँ पर आप लिख दें फेल्ड लिख दें। तो जाहिर है जब भी आपके पास एपीआई का डाटा आएगा तो चीज़ आपकी जो इफ की बॉडी है वो ट्रू होगी तो रिजॉल्व चलेगा। और अगर आपके पास डाटा नहीं आएगा, जैसे कि अभी आपने देखा ना कि ताहा आया था आपके टर्मिनल में, क्यों आया, क्योंकि आपके पास डाटा था, इफ की कंडीशन ट्रू हो गई और रिजॉल्व चला। लेकिन अगर आपके पास क्या हो कि डाटा ही ना आए, एम्प्टी स्ट्रिंग है, डाटा नहीं आया, तो जब डाटा नहीं आएगा तो एल्स का कोड चलेगा, और एल्स में आपने क्या चलाया है, रिजेक्ट। और मैंने आपको क्या बोला कि डॉट कैच के राउंड ब्रैकेट के अंदर अगर आप एक फंक्शन बना दें तो वो फंक्शन रिजेक्ट का फंक्शन बन जाता है। तो अभी इस वक्त ये जो रिजेक्ट है वो यहाँ से चलेगा, और जैसे ही रिजेक्ट चलेगा तो उसमें फेल्ड लिखाएगा। तो अभी तो आपके पास डाटा आया नहीं है, तो जाहिर सी बात है रिजेक्ट का ही फंक्शन चलेगा। तो अभी मैं चलाऊंगा तो फेल्ड लिखाएगा 1.5 सेकंड के बाद। तो ये किस तरह काम किया, ये इस तरह काम कर रहा है कि एल्स की बॉडी चल रही है, क्योंकि इफ जो है वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। और जब इफ फॉल्स होता है तो एल्स की बॉडी चलती है, और एल्स की बॉडी में रिजेक्ट लिखा है। और जो ये रिजेक्ट है, ये इसलिए रिजेक्ट चला क्योंकि आपके पास डाटा नहीं था इसके अंदर। तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया ये किस तरह हो रहा है? जी जी सर। सर। यस। यस सर। सर एक मिनट बताएंगे वॉइड लिखने से क्या हुआ? अच्छा हाँ, वॉइड लिखने से ये हुआ कि जो ये रिजॉल्व है ना, ये वाला जो रिजॉल्व है, एक सेकंड में मैसेज पढ़ लूँ, ठीक है। ये जो रिजॉल्व है, इसमें अभी आप आर्ग्यूमेंट में कुछ भी लेकर नहीं जा रहे थे। अगर आप यहाँ पर मिसाल के तौर पे आपने खुद से यहाँ पर ताहा लिख दिया, हम यहाँ पर खुद से ताहा नहीं लिखते, दोनों की कंसोल को खाली कर देते हैं, ठीक है। रिजॉल्व का फंक्शन चलेगा लेकिन उसके कंसोल को मैंने खाली कर दिया, तो वो कुछ भी दिखाएगा नहीं मुझे। रिजेक्ट का फंक्शन अगर चलेगा तो उसका भी कंसोल खाली है, वो भी मुझे कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो इसको मैं वैल्यू कैसे दूंगा, आप ये देखें। रिजेक्ट कैसे चला वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अभी आप इसको नोटिस करें कि दोनों कंसोल खाली है। मतलब आपने ये तो देखा था ना कि जब रिजॉल्व चल रहा था तो ये वाला कंसोल चल रहा था, और जब रिजेक्ट चल रहा था तो ये वाला कंसोल चल रहा था। आपने ये देखा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि आपने कंसोल खाली कर दिया। अब आप रिजॉल्व को ना उसका खुद का आर्ग्यूमेंट दे दें यहाँ पर। भाई फंक्शन है तो आर्ग्यूमेंट तो दे सकते हैं आप, जाहिर है। तो आप इसको खुद का आर्ग्यूमेंट दे दें और यहाँ पर आप कह दें कि ओके। अब जब मैंने आपको क्या बोला था कि जो प्रॉमिस होता है वो रिजॉल्व को देखता है कि ये अपने आर्ग्यूमेंट में क्या लेकर जा रहे हैं। तो आप अपने आर्ग्यूमेंट में एक स्ट्रिंग लेकर जा रहे हैं जो कि ओके है। तो आपको डाटा टाइप बतानी पड़ती है कि भाई आप रिजॉल्व के अंदर क्या लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप डाटा टाइप में बताते हैं कि मैं स्ट्रिंग लेकर जा रहा हूँ। तो ये जो है इस एंगुलर ब्रैकेट में आप कौन से डाटा टाइप देते हैं, जो आर्ग्यूमेंट आप रिजॉल्व में लेकर जा रहे होते हैं, ये वो है। तो ये डाटा टाइप आपको क्लियर है? पहले मुझे ये बताएं, जब ये खाली था जी सर। तो उस वक्त आप यहाँ पर वॉइड लिख रहे थे, जब आप यहाँ पर स्ट्रिंग लेकर जा रहे हैं तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिख रहे हैं, नंबर लेकर जाएंगे तो नंबर लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पर नंबर लेकर जाऊँ तो यहाँ पर मुझे नंबर लिखना पड़ेगा इस तरह। और अगर एम्प्टी लिखना है तो वॉइड। एम्प्टी है तो वॉइड, ठीक है। तो तो क्या अभी भाई, क्या जी, यही डेटा टाइप जो है वो रिजेक्ट के लिए भी अब एप्लीकेबल है? अच्छा प्रॉमिस सिर्फ आपके रिजॉल्व को देखता है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर मैं देखें स्ट्रिंग को अगर मैं यहाँ पर नंबर कर दूँ तो वो एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि वो रिजॉल्व के आर्ग्यूमेंट को देखता है हमेशा।
अगर मैं क्या करूं कि इसके आ, इसको यहीं रहने दूं, ऊपर स्ट्रिंग कर दूं, तो अब ये इसको देख रहा है। लेकिन रिजेक्ट जो है ना, इस रिजेक्ट के अंदर अगर मैं कोई आर्ग्यूमेंट दे दूं, जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ कोई, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ, तो हो कुछ भी नहीं रहा है। ये जो डाटा टाइप है ना, ये अभी भी रिजॉल्व को ही देख रहा है, इसके ही आर्ग्यूमेंट को देख रहा है, इसको रिजेक्ट से कोई मतलब है ही नहीं। तो जो मैंने बोला ना कि प्रॉमिस रिजॉल्व रिटर्न करता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ रिजॉल्व से मतलब है। और ये जो डाटा टाइप आप डिफाइन कर रहे हैं, ये आप रिजॉल्व के आर्ग्यूमेंट की डाटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं। रिजेक्ट में आप कुछ भी लिखें, उसकी वजह से आपके पास एरर नहीं आएगा। आप कुछ लिखें ना लिखें, उसकी वजह से एरर नहीं आएगा। रिजॉल्व के साथ लेकिन मसला है, क्योंकि प्रोमिस उसको देखता है कि आर्ग्यूमेंट में रिजॉल्व क्या लेकर वापस जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने नंबर बताया, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिखूंगा तो क्या होगा, एरर आएगा। तो यहाँ पर भी मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ। अच्छा, अब क्या है कि मुझे जब डाटा मिल जाएगा, तो मुझे रिजॉल्व की मदद से पता चलेगा कि जो मेरा रिजॉल्व है वो ओके का मैसेज जब मुझे देगा, तो मुझे ये बात पता चल जाएगी कि अच्छा, इफ का कोड चला है, और इफ के कोड में क्या है, डाटा मिल जाएगा मुझे। तो मैं ओके को देख कर ही समझ जाऊंगा कि मुझे डाटा मिल गया है। तो सवाल ये था कि रिजेक्ट का कोड जो है ना, वो चला कैसे। अभी थोड़ी देर बाद रिजेक्ट का कोड देखते हैं। पहले हम रिजॉल्व को देखते हैं कि रिजॉल्व में हमने जो ये आर्ग्यूमेंट पास किया है, इस आर्ग्यूमेंट को किस तरह हैंडल करेंगे। क्योंकि जब फंक्शन को आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो वो कहाँ जाता है, वो पैरामीटर में जाता है, फंक्शन के पैरामीटर में जाता है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई कि जो रिजॉल्व का फंक्शन है, वो डॉट देन के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर बना हुआ है जो फंक्शन है, वो डॉट देन के अंदर जो वो रिजॉल्व का फंक्शन है। तो इसमें मैं एक आर्ग्यूमेंट लेकर आ रहा हूँ। तो इस फंक्शन को यहाँ पर मैं एक क्या दूंगा, पैरामीटर दे सकता हूँ। तो मैं इसको एक पैरामीटर दे देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है, ये क्या है, ये एक पैरामीटर है। अब इस पैरामीटर को ये आर्ग्यूमेंट रिसीव होगा, ये ओके इस वैल्यू को मिलेगा। अगर मैं इस वैल्यू को console डॉट लॉग करा दूं, तो जब भी ये रिजॉल्ट चलेगा, तो ये आर्ग्यूमेंट इस पैरामीटर को मिलेगा और ये पैरामीटर कंसोल हो जाएगा। कंसोल मैंने किसको कराया है, वैल्यू को। और वैल्यू जो है वो एक पैरामीटर है, पैरामीटर को ये वाला आर्ग्यूमेंट मिल रहा है, तभी वो यहाँ पर कंसोल करेगा। इसको मैं यहाँ पर पहले कुछ डाटा दे देता हूँ। ठीक है, इसके पास डाटा है, और जब डाटा होगा, तो ये डॉट नेम हमें ओके दिखाएगा। ठीक है, तो मैं इसको चला कर देखती हूँ, तो मुझे ये ओके दिखा रहा है। अच्छा, ये आपको समझ आया कि रिजॉल्व किस तरह काम कर रहा है। रिजेक्ट की मैं अभी बात नहीं कर रहा, रिजॉल्व की बात कर रहा हूँ कि ये किस तरह काम कर रहा है। आप सबको क्लियर है? जी सर सर। इसके सर इसके पैरामीटर को भी तो हम टाइप, तो जी वो सर। सेम देंगे। जी, आप इसके पैरामीटर को भी टाइप दे सकते हैं, लेकिन वो कंप्लेन आपसे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी वो खुद एक डॉट देन के अंदर रखा है ना, इसलिए वो कंप्लेन नहीं कर रहा है। आप सबको ये रिजॉल्व क्लियर है? सर मुझे एक बात पूछनी थी कि जी आपने यहाँ पर प्रोमिसेस के फंक्शन के अंदर जो है सेट टाइम आउट का फंक्शन बनाया है। तो फंक्शन के जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर आपने ये एक वेरिएबल बना दिया है। तो अगर हम ये वेरिएबल जो है प्रॉमिस के कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और सेट टाइम टाइम आउट के अंदर ना लिखते तो भी ये चलता है? हाँ, चल जाता, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद नहीं चलता, फौरन से चल जाता। मतलब अगर मैं इस इफ एल्स और वेरिएबल को यहाँ से कट करूं, अब इस सेट टाइम आउट को ये पूरा डिलीट कर दूं मैं यहाँ से, अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूं वेरिएबल और आपकी कंडीशन, इफ की कंडीशन, एल्स की कंडीशन। तो अब ये कुछ देर के बाद नहीं चलेगा, फौरन से चलेगा।
नहीं सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि तो ये प्रॉमिस का जो फंक्शन बना हुआ है, इसके बाद जो है हमने जो वेरिएबल बनाया है एक, इसके बाद हम सेट टाइम आउट का हम अगर फंक्शन बनाए तो फिर भी चलेगा ये? इसके बाद तो अगर इसके बाद कोई मतलब नहीं रहता ना सेट टाइम आउट बनाने का। तो ये वर्क नहीं करेगा? करेगा, वर्क तो करेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आपको यहाँ पर बनाना है तो आप क्यों बनाएंगे यहाँ पर सेट टाइम आउट, जिसके बाद आप क्यों बनाएंगे? रीजन ये है ना कि आप इस सेट टाइम आउट को बना रहे हैं कुछ देर के बाद चलने के लिए, तो इसके अंदर आप कुछ कोड लिखेंगे जाहिर है इस जगह पर। तो जब आपको लिखना ही है तो आपने ये वाला कोड इसके अंदर क्यों नहीं लिखा, इसको आपने अलग से लिखा। और यहाँ पर जो है वो, सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि सेट टाइम आउट भी हम यूज नहीं करते, और इन वेरिएबल्स को हम इस तरह ही यूज करते हैं जब एपीआई कॉल कराते हैं। यहाँ पर हमारे पास एपीआई का डाटा आता है जो कि इस वेरिएबल में सेव होता है, और उसके बाद हम इफ की कंडीशन में बताते हैं कि अगर डाटा आ गया तो मुझे बता दिया जाए कि वो ओके है, और अगर डाटा नहीं आया तो मुझे मुझे बताया जाए कि वो रिजेक्ट हो गया। तो सेट टाइम आउट को हमने यूज इसलिए किया है ताकि थोड़ा सा टाइम डिले आ जाए इसमें। और टाइम डिले हमने सिर्फ फील लेने के लिए किया है कि जब फील आप लेने के लिए? एसिंक्रोनस टाइप का कोड कोई चलाते हैं ना, तो वो कुछ टाइम के बाद ही रिजॉल्व आता है आपके पास। तो अभी तो एपीआई डाटा नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया है, थोड़ा सा टाइम लेने वाला कोड यहाँ पर लगा दिया ताकि एक फेक टाइम क्रिएट हो जाए और हमें एक फील आ जाए कि हाँ कुछ टाइम के बाद हमारा कोड चला है। समझ आई बात आपको? जी सर, क्लियर। सर चले। जी जी। सर आपने जो एपीआई में डेटा दिया है तो सर हम जो रिजॉल्ट में पास कर रहे हैं आर्गुमेंट, तो सर हम एपीआई डेटा को बिल्कुल सेम टू सेम रिजॉल्ट में देख सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, अगर मैं इस एपीआई डाटा को रिजॉल्व के अंदर पास कर दूं। और ऐसा ही होता है कि जब एपीआई कॉल होती है तो उसको क्या करते हैं, एक वेरिएबल में कैच करते हैं और उसको रिजॉल्व के आर्ग्यूमेंट में पास कर देते हैं। फिर उसके पैरामीटर में रिसीव करके आगे का जो भी प्रोसेस होता है वो हम करते हैं। अच्छा, अब एक सवाल ये है, सवाल ये आया, सवाल ये मेरे पास आया है कि जो इफ की कंडीशन है वो रिजेक्ट का कोड किस तरह चला रही है। तो देखें, ये जो इफ की कंडीशन है ना, इस कंडीशन में जब भी मैं ट्रू लिखूंगा तो क्या होगा, इफ का कोड चलेगा। और जब भी मैं फॉल्स लिखूंगा तो क्या होगा, एल्स का कोड चलेगा। ठीक है, आपको ये बात क्लियर है? तो हमारे पास जो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं, जो वैल्यूज ना ट्रूथी वैल्यू होती हैं और फॉल्सी वैल्यूज होती हैं। फॉल्सी वैल्यूज जितनी भी होती हैं उनका बिहेवियर होता है फॉल्स वाला, और जो ट्रूथी वैल्यूज होती हैं उनका बिहेवियर होता है ट्रू वाला। तो जब हम यहाँ पर फॉल्सी वैल्यू में बस लिखी है यहाँ पर, देखें फॉल्सी वैल्यू कौन कौन सी होती है। फॉल्स एक फॉल्सी वैल्यू है, नल एक फॉल्सी वैल्यू है, अनडिफाइंड फॉल्सी वैल्यू है, जीरो, नॉट अ नंबर मतलब NaN, और एम्प्टी स्ट्रिंग। तो एम्प्टी स्ट्रिंग जब भी मैं लिखूंगा यहाँ पर, कहाँ पर लिखूंगा, इस जगह पर, तो ये एक फॉल्स की तरह बिहेव करता है। और जब भी ये यहाँ पर फॉल्स आएगा तो एल्स का कोड चलेगा। तो अब आप इसमें वापस आए और यहाँ पर देखें कि ये जो ये जो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल में
ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में जब डाटा नहीं आया था तो यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग था। तो एम्प्टी स्ट्रिंग होने की वजह से यहाँ पर फॉल्स जो है वो आ गया, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग का बिहेवियर एक फॉल्स ही वैल्यू की तरह होता है। तो एपीआई डाटा के अंदर क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, और एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स की तरह बिहेव करता है। तभी आपका ये एल्स का कोड चल गया जिसमें रिजेक्ट लिखा था, और ये जो रिजॉल्व का कोड है ये नहीं चला। और जब भी मैं इसके अंदर कुछ लिख दे रहा हूँ तो लिखी हुई चीज जो है ना, वो क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं है, स्ट्रिंग के अंदर जाहिर है कुछ लिखा है, तो उसका बिहेवियर ट्रूथी वैल्यू की तरह है। क्योंकि जो फॉल्सी वैल्यू होती है आपकी, जो आपकी फॉल्सी वैल्यूज होती हैं, वो ये वाली होती हैं, फॉल्स, नल, अनडिफाइंड, जीरो, नॉट अ नंबर और एम्प्टी स्ट्रिंग। इसके अलावा जो भी चीजें होती हैं वो ट्रूथी वैल्यू होती है। इसके अलावा जो भी है ना वो ट्रूथी वैल्यू, उसका बिहेवियर ट्रू का होता है। तो तभी आप यहाँ पर जब एम्प्टी स्ट्रिंग लिख रहे थे तो वो फॉल्स हो जा रहा था, और फॉल्स होने की वजह से एल्स का कोड चल रहा था, इफ का कोड नहीं चल रहा था। आपको क्लियर हुई ये बात? जी। जी सर। जी सर। मोहसन भाई, आपको क्लियर हुई ये बात? जी बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो अब जो है ना, यहाँ पर रिजॉल्व, रिजेक्ट, हमने रिजॉल्व को देखा, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं हम, वो इसके पैरामीटर में जाती है, कॉन्सोल डॉट लॉग में यहाँ पर लॉग हो जाता है। अब कैच की इस कैच के इस फंक्शन को देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने कॉन्सोल डॉट लॉग लिखा है जो कि अभी खाली है, इससे भी कुछ काम लेते हैं। तो रिजेक्ट के आर्ग्यूमेंट में हम क्या पास कर देते हैं, यहाँ पर हम पास कर देते हैं रिजेक्ट, लिख सकते हैं हम, या रिस्पॉन्स फेल्ड लिख सकते हैं। सही है, रिस्पॉन्स फेल यहाँ पर लिख दें, या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हम कि हमें डाटा नहीं मिला। तो क्या कर सकते हैं हम, एक आर्ग्यूमेंट हम इसमें मंगवा सकते हैं। और ये आर्ग्यूमेंट कैसे मिलेगा, ये इसको रिसीव करने के लिए हम एक पैरामीटर बना देंगे अपने इस फंक्शन में। इस फंक्शन में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कैच के अंदर जो फंक्शन होता है वो रिजेक्ट का फंक्शन होता है, और इस फंक्शन को आप एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो जाहिर है इस आर्ग्यूमेंट को रिसीव करने के लिए एक पैरामीटर चाहिए। तो ये जो पैरामीटर है, यहाँ पर मैं एक पैरामीटर देता हूँ, इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे कि वैल्यू लिखा है मैंने ऊपर वाले को, तो इसको मैं वीएल कर देता हूँ, चलें, वीएल मतलब वैल्यू। और इस वीएल के पास क्या आएगा, ये आर्ग्यूमेंट आएगा, डाटा नहीं मिला। तो वीएल सही नहीं लग रहा है, इसको वैल्यू टू कर देता हूँ मैं, वैल्यू टू। अब इसी को कंसोल भी करवाना पड़ेगा। सर अब ये हमने फंक्शन किस लिए यूज किया है डॉट देन के बाद, क्योंकि हमने एरो फंक्शन नहीं यूज किया है इसलिए। ना, फंक्शन जब लिखा हुआ दिखता है ना तो एक फील आता है कि हाँ फंक्शन लिखा है। एरो फंक्शन में मेरे ख्याल से वो फील नहीं आती कि वो फंक्शन है। समझाने के लिए लिखा है मैंने, दोनों ही लिख सकते हैं आप, मसला कोई नहीं है। एरो फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन का कीवर्ड नहीं लगता है, बस राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के दरमियान में आप एरो लगा देते हैं, वरना। जी ठीक है सर। हाँ, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, तो मैंने ऐसे ही वहाँ पर फंक्शन लिखा है ताकि आपको पता चले कि डॉट देन के राउंड ब्रैकेट में एक फंक्शन लिखा गया। अच्छा, तो क्या कह रहा था मैं, इस वैल्यू टू के पैरामीटर को आर्ग्यूमेंट मिलेगा यहाँ से, ये आर्ग्यूमेंट वैल्यू टू के पास है, अब इसे हम कंसोल करा देते हैं। जी मोहसन भाई। जी सर, ये बताइएगा कि रिजॉल्व के केस में देन, और इसी तरह इन इन दैट केस रिजेक्ट की केस में क्या जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एक ऐसा ही है कि देन जो है उसके अंदर जो फंक्शन है वो रिजॉल्व का है, और कैच जो है उसके अंदर जो फंक्शन है वो रिजेक्ट का है। ओके।
अच्छा, तो अब आपको ये दोनों चीजें क्लियर हैं। जब यहाँ पर डाटा है तो रिजॉल्व हो का ओके चलेगा, जब डाटा नहीं है तो डाटा नहीं मिला आपको ये देखेगा। तो एक दफा और रिजॉल्व रिजेक्ट दोनों को चलाते हैं। ओके मिला मतलब डाटा इसके अंदर है। अब मैंने डाटा हटा दिया, तो आप देखेंगे कि जो रिजेक्ट है ना, उसका जो आर्ग्यूमेंट था डाटा नहीं मिला, वो अब आपके पास आ गया। तो दोनों चीजें चल गई हैं और सक्सेसफुली चल गई हैं। अब ये क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। हाँ। चलें, अच्छी बात है, ये आपको क्लियर है। तो आप ना दो तरीके से देखेंगे इस प्रॉमिस को। एक तो ये प्रॉमिस जो है आपको हमेशा या तो एक वेरिएबल के अंदर मिलेगा, लेट, और यहाँ पर आप लिख दें माय प्रॉमिस करके, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, वेरिएबल है ये आपको वेरिएबल के अंदर मिलेगा। इस तरह दिखेगा आपको कि एक वेरिएबल है, उसके अंदर एक प्रॉमिस है पूरा, और ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये आप क्या करेंगे, माय प्रॉमिस के वेरिएबल के साथ लिखेंगे इस तरह। माय प्रॉमिस है, उसके साथ देन है, और देन के साथ क्या है, ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस तरह। लेकिन इस तरह पढ़ने में ना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने क्या किया, मैंने ना ऐसे इंटर करके नीचे वाली लाइन में ले आया मैं। इससे भी मैं नीचे वाली लाइन में ले आता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो, रीडेबिलिटी इससे सही हो जाती है। तो ये माई प्रॉमिस क्या है, ये मेरा एक वेरिएबल है जिसके अंदर पूरा प्रॉमिस है, और प्रॉमिस के साथ आपने क्या किया है, मेथड का इस्तेमाल किया, डॉट देन का, ताकि आप रिजॉल्व की बॉडी बना सकें। डॉट कैच का किया है आपने ताकि आप रिजेक्ट की बॉडी बना सकें। दूसरा तरीका, आप इस प्रॉमिस को देखेंगे, फंक्शन के अंदर, और इसके अंदर जो है, इस फंक्शन को आपको कोई नाम देना पड़ेगा। जैसे कि मैं दे देता हूँ माई प्रॉमिस ही दे देता हूँ इसको भी नाम। तो मैंने इसको नाम दे दिया माई प्रॉमिस। जी सर, आ रही है वॉइस। यस सर, आ रही है। अच्छा देखें, तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉमिस को एक फंक्शन के अंदर रखेंगे। तो हमने इस प्रॉमिस को एक फंक्शन के अंदर रख दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि एरर्स आ रहे हैं कुछ, डॉट देन को मैं नीचे वाली लाइन में कर दूं, ठीक है। तो न्यू प्रॉमिस को एक मैंने फंक्शन के अंदर रख दिया है। और आप में से कितने लोगों की ये कंप्लेन थी कि प्रॉमिस को जब फंक्शन में हम लिखते हैं तो एरर आता है? सर मैंने ठीक है, और सर हमारे साथ भी यही हुआ था। ठीक है, तो सर अभी हमारे साथ भी। अभी आप समझ लें इसको कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेसिकली ये इसलिए हो रहा है कि सबसे पहले जो है ना, आपका जो ये माई प्रॉमिस वाला फंक्शन है जिसके अंदर एक पूरा प्रॉमिस आपने लिखा है, ये प्रॉमिस जो है ना ये रिटर्न होकर आएगा, तभी आपका ये डॉट देन चलेगा। मतलब इस फंक्शन के अंदर, माई प्रॉमिस के फंक्शन के अंदर आपको कहीं भी रिटर्न का कीवर्ड नजर आ रहा है? नो सर। तो इसके मतलब ये हुआ कि, एक मिनट इनको भी आने दें। जी सलमान भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी था भाई, वो बहुत देर से ज्वाइन हुआ है। देर से ज्वाइन हुआ है काफी। जी हाँ, तो अभी ना
मैंने प्रॉमिस को एक फंक्शन के अंदर रख दिया है, और इस फंक्शन के अंदर मैंने जो प्रॉमिस रखा है उसकी वजह से कुछ एरर्स आ रहे हैं, मतलब देन में एरर है, पैरामीटर में एरर आ गए। हाँ भाई, हम इसको फंक्शन में रखे गए या इफ कंडीशन में रखा है? हमने दोबारा बोले। हम आपने तो इफ कंडीशन में रखा है ना, तो आप फंक्शन का नाम क्यों? नहीं, इस पूरे प्रॉमिस को ना मैंने एक फंक्शन में रखा है। इस पूरे प्रॉमिस को मैंने क्या किया, एक फंक्शन के अंदर रखा है। तो मेरे बताने का के मकसद ये अंदर था आपको कि जब ये आपने प्रॉमिस को कॉल किया है ना यहाँ पर, ये माई प्रॉमिस का फंक्शन आपने यहाँ पर कॉल किया है, तो उसके बाद आपने डायरेक्टली एक मेथड यूज किया डॉट देन। इस डॉट देन में वैल्यू तब तक नहीं आएगी जब तक इसके अंदर कुछ रिटर्न होकर ना आए, और इसके अंदर जब रिटर्न होकर आएगा ना, तो वो इसको देगा डॉट देन को। तो फिर वैल्यू वाले पैरामीटर को चीज़ें मिलेंगी, और जब इस वैल्यू वाले पैरामीटर को मिलेगी तो फिर जाहिर है कॉन्सोल भी आपका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस फंक्शन के अंदर कहीं भी रिटर्न का कीवर्ड नजर नहीं आ रहा, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न करके अपने इस कॉलिंग के पास नहीं भेज रहा है। मैं ऐसा कह सकता हूँ ना। अ, इसको हम ऐसे समझेंगे ना, जो आपने बताया था वाइड का, कि जी कोई हाँ, भी जी हाँ। जब रन नहीं करता तो हमारे लिए वो वाइड है फंक्शन, अच्छा तो देखें, वो कर रहा अच्छा देखें, यहाँ पर अगर मैं देन के ऊपर है एरर। माउस लेकर जाऊं, तो वो एरर में यही कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी डॉट देन है ना, देन की जो प्रॉपर्टी है डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप वॉइड, मतलब क्योंकि वो आपने वॉइड के साथ जो है ना डॉट देन नहीं चलेगा। तो वो इसलिए, वो क्यों कह रहा है ऐसा, वो इसलिए कह रहा है कि इस फंक्शन के पास जो चीज़ें रिटर्न होकर आएंगी ना, वो इस डॉट देन के अंदर मिलेंगी उसको, उसके अलावा नहीं मिलेगी। तो अब मसला ये है कि इसके पास तो कुछ रिटर्न होकर आ नहीं रहे, और ना आपको यहाँ पर कुछ रिटर्न का कोई कीवर्ड नजर आ रहा है लिखा। तो रिटर्न हमें क्या करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न तो हमें खुद से करना पड़ता है। तो हम इस पूरे प्रॉमिस को ही रिटर्न कर देंगे। मैंने क्या किया, इस पूरे प्रॉमिस को क्या किया, रिटर्न कर दिया। अब जब मैंने रिटर्न किया, तो आप ये देखेंगे कि एरर्स जो हैं वो चले गए। डॉट देन को रिजॉल्व का जो आर्ग्यूमेंट है वो मिला, वो इस पैरामीटर को मिल रहा है। अब आपको वैल्यू और वैल्यू टू जो है वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी सही तरीके से। तो ये एक रिटर्न का कीवर्ड अगर आप नहीं लगाते, तो फिर प्रॉमिस आपका रिटर्न होकर यहाँ पर आपके फंक्शन के कॉलिंग के पास नहीं आता, और जब नहीं आता तो डॉट देन को भी चीज़ें नहीं मिलती, ना इसके पैरामीटर को मिलती हैं। इसी तरह कैच में भी एरर आता है, लेकिन जब आप इसको रिटर्न करा देते हैं तो फिर ये सारे मसले हल हो जाते हैं। इसको चला कर देखते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा एक मिनट, हाँ भाई, जी। अगर इस रिटर्न के साथ हम स्ट्रिंग हटा के वाइड कर दें तो फिर ये एरर देगा? अच्छा, रिटर्न के साथ हम यहाँ पर वॉइड कर दें, तो सबसे पहले तो रिटर्न एरर दे रहा है, इसको हटा देते हैं। और इसको हटाएंगे तो क्या होगा कि वही डॉट देन का मसला, वैल्यू का के पैरामीटर का मसला, और कैच में भी मसला आ रहा है। और इधर प्रॉमिस में हम उसकी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं देंगे माई प्रॉमिस, प्रॉमिस में? माई प्रॉमिस में यहाँ पर इसमें जी। इसमें वैल्यू नहीं देंगे ना, वैल्यू। क्योंकि इसमें वैल्यू देने का कोई मतलब है नहीं। ये एक माई प्रॉमिस का फंक्शन है जिसके अंदर एक प्रॉमिस है। अगर आपको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करना है तो उस आर्ग्यूमेंट को इसके पैरामीटर एक बनाना पड़ेगा, उसके अंदर रिसीव करना पड़ेगा, उस रिसीव करके फिर उसे यूज भी करना पड़ेगा आपको। वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये ओके यहाँ से ना मैं हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इसको रिसीव करने के लिए एक यहाँ पर पैरामीटर बना देता हूँ, पी स्ट्रिंग के नाम से। अब इस पी को इस रिजॉल्व के अंदर लिख देता हूँ। तो बड़ा घुमा के ओके जो है वो आ रहा है इसके पास, रिजॉल्व के पास। मतलब देखें, पहले फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के पास ओके का आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट गया इस पैरामीटर के पास, इस पैरामीटर को आपने रिजॉल्व के आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया,
ये जो रिजॉल्व का आर्ग्यूमेंट है, आपने प्रॉमिस को इसके डाटा टाइप बताई कि ये एक स्ट्रिंग है, प्रॉमिस ने इस रिजॉल्व को रिटर्न करके भेजा डॉट देन के पास। डॉट देन में जो वैल्यू है, इस वैल्यू को पी मिला, और फिर पी को आपने कॉन्सोल, ये यहाँ पर वैल्यू की शक्ल में कॉन्सोल करा दिया। तो आपके पास बहुत घुमा फिरा के ये ओके आ गया। तो मसला ये अभी कहाँ पर है, एरर्स का जो मसला है वो जी, रिटर्न इसका की वजह दूसरा से। क्या है कि तो रिटर्न का कीवर्ड अगर आप यहाँ पर लगा देंगे और ये जो वॉइड है इसे आप यहाँ पर हटा देंगे, तो क्या होगा कि एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है। आप देखें किस तरह हो रहा है। अगर आप स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करके लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख दें रिटर्न की डाटा टाइप। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मत लिखें, वो टाइप स्क्रिप्ट आपके लिए खुद से लिख देगा, इन्फर करके लिख देता है वो। सर न्यू से पहले रिटर्न लिखना जरूरी है, रिटर्न न्यू प्रॉमिस? रिटर्न लिखना ज़रूरी क्यों है, देखें, अगर मैं रिटर्न हटा दूं तो आपका ये वाला फंक्शन आपके कॉलिंग के पास कुछ भी रिटर्न करके नहीं भेज रहा है। और जब आपने इस डॉट देन को किसके साथ लगाया है, डॉट देन को आपने लगाया है इस माई प्रॉमिस के कॉलिंग के साथ, ये दोनों आपस में कनेक्शन में, ये डॉट किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस माई प्रॉमिस के राउंड ब्रैकेट के साथ। तो मेथड चेनिंग का उसूल ये होता है जी, एक मिनट रुकेगा। मेथड चेनिंग का उसूल ये होता है कि पहले वाला जो है उसके पास जो भी आएगा वो रिटर्न होकर, जो भी आएगा उसके पास वो आगे वाले मेथड को भेजेगा, और उसके पास जो आएगा वो आगे वाले मेथड को भेजेगा। तो मेथड चेनिंग में मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पर मैं लिखूं ताहा स्ट्रिंग में, और इसको एक वेरिएबल दे देते हैं लेट नेम, तो ये जो नेम का वेरिएबल है ना, इस नेम के वेरिएबल को मैं क्या कहता हूँ, मेथड चेनिंग यूज करता हूँ। यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर टू लोअर केस करता हूँ, और टू लोअर केस का एक मेथड मैंने लगा लिया। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्लाइस कर देता हूँ। अच्छा सर अब लो, कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा मैं ऐसे इजी कर रहा हूँ, इजी कर रहा हूँ, एक मिनट आप कंफ्यूज मत हो। सबसे पहले तो इसके आर्ग्यूमेंट को ठीक कर देता हूँ मैं। जी सलमान भी, आप क्या कह रहे थे। मैं ताबड़ से ये कह रहा था, ये जो रिटर्न हम यहाँ लगा रहे हैं प्रॉमिस से पहले, तो वो इसलिए लगा रहे हैं ना ताकि हम अपने ब्लॉक स्कोप से उसको जो कोड है उसको निकाल के बाहर फेंक रहे फंक्शन हैं। के, बिल्कुल फंक्शन के अंदर से। बाहर फेंक रहे हैं ताकि वो नीचे जो है वो माई प्रॉमिस में वो उसको कैच कर रहा एग्जैक्टली ऐसा ही है मेरे ख्याल से। अगर आप ये समझ लेते ना, जो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था मेथड चेनिंग, तो आपको शायद ये वाली बात भी समझ में आ जाती। सर आप मुझे बता है। कंटिन्यू कर, सॉरी। मुझे ना ये वेरिएबल मैंने एक बनाया नेम का, इसके अंदर वैल्यू रखी है ताहा, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मेथड यहाँ पर दे रहा हूँ। नेम लिखा मैंने, एक मेथड लिखा, मेथड में मैं क्या लिख रहा हूँ, टू अपर केस। अब मैं इससे कंसोल कराऊंगा, अगर इसको मैं कंसोल कराऊंगा तो मुझे ताहा कैपिटल में मिलेगा। सही कह रहा हूँ ना मैं, टू अपर केस, यस। सर ताहा मुझे कैपिटल में मिल जाए। ठीक है, अब मैं इसके साथ मेथड चेनिंग कर रहा हूँ, एक मेथड के बाद दूसरा मेथड, दूसरे मेथड के बाद तीसरा मेथड, जितने चाहे मेथड में लगा सकता हूँ। बस मुझे क्या करना है, डॉट लगाना है, ब्रैकेट के बाद डॉट लगाना है, और डॉट लगाने के बाद यहाँ पर मैं यूज करता हूँ स्लाइस का। तो स्लाइस क्या करता है, वो कट कर देता है। अब मैं एच और ए जो है, मतलब जीरो इंडेक्स पे मेरा टी है, फर्स्ट इंडेक्स पे ए है। तो जो सेकंड इंडेक्स है ना, सेकंड इंडेक्स से मुझे वैल्यू चाहिए, और जीरो वन टू थ्री फोर, फोर इंडेक्स तक चाहिए, मतलब आखिर तक चाहिए। अब देखें ये वाला जो मेथड है, ये क्या कर रहा है, इसमें से मुझे एच ए ला कर दे रहा है। अब देखिएगा कैपिटल एच ए मिलेगा मुझे।
कैपिटल एच ए मिला। तो इस मेथड ने अपना काम किया और इसने काम करके आगे वाले को दिया। इस आगे वाले ने अपना काम किया, अपना काम करके इसने फिर आगे वाले को देगा, अगर आगे कोई मेथड होगा तो मैं लगा रहा हूँ टू लोअर केस कर दे रहा हूँ मैं। अब समझिएगा, टू अपर केस ने ताहा को कैपिटल किया, फिर कैपिटल करके इसने आगे वाले को दिया। आगे वाले ने ताहा में से टी ए को हटा के एच ए रखा और एच ए को आगे वाले को पास कर दिया। अब आगे वाले ने क्या किया, एच ए को स्मॉल कर दिया टू लोअर केस में। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें एच ए मिलेगा स्मॉल में, ये देखें एच ए मिल रहा है। तो मेथड चेनिंग इसको कहते हैं कि एक के पास आया, उसने दूसरे को दिया, उसने तीसरे को दिया। यहाँ पर यही हो रहा है, इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पर यही हो रहा है कि ये जो देन है, ये देन का मेथड जुड़ा हुआ है इस माई प्रॉमिस के साथ। और अभी इस माई प्रॉमिस को अगर मैं कंसोल कराऊं, इसको पूरे को मैं यहाँ से हटाता हूँ और इस माई प्रॉमिस को अभी मैं कंसोल कराता हूँ, देखें सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो आपके पास क्या आया, कुछ भी नहीं आया। और कुछ भी क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने रिटर्न कराया ही नहीं है। आपने ना रिटर्न कराया ना इसको हैंडल किया। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो ये रिजेक्ट का मेथड है वो चला है यहाँ पर, और उसको हैंडल करने के लिए डॉट कैच नहीं है, तो ये एरर दे रहा है वो। तो मतलब ये कि माई प्रॉमिस के अंदर अभी कुछ भी नहीं आया रिटर्न होकर। और जब इसके अंदर कुछ नहीं आया, तो वो डॉट देन को किस तरह पास करेगा कि वो डॉट देन अपना काम कर पाए। वो नहीं कर सकता ना, डॉट देन को देगा ही नहीं, इसके पास ही खुद कुछ नहीं है तो वो उसे क्या देगा। तभी डॉट देन यहाँ पर रेड लाइनें हमें दे रहा है कि भाई मेरे पास तो कुछ आया ही नहीं है और इसके पास कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है। इसके पास चीजें कब आती हैं, जब हम फंक्शन में से कुछ रिटर्न करते हैं, तो फंक्शन के कॉलिंग के पास रिटर्न होकर वो चीज आती है। ये इस तरह ही है ना, कि आपने एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पर आपने लिखा रिटर्न और इसमें आपने लिखा हेलो। ठीक है, तो ये जो फंक्शन ग्रीटिंग हेलो है, ये रिटर्न हो रहा है। अब जब मैं इस ग्रीटिंग को यहाँ पर कॉल, इसको एक कंसोल में रखूं या मैं एक वेरिएबल में रखूं, एक ही बात है। इसको मैंने एक वेरिएबल ए के वेरिएबल में रखा है। ए के वेरिएबल को जब मैं कंसोल कराऊंगा, तो ग्रीटिंग के पास रिटर्न होकर जो चीज आएगी वो ए में आएगी, और ए को आप देख रहे हैं, तो इसमें आपके पास हेलो जो है ना वो आएगा। आपको समझ आ रही है ये बात। जी सर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रिटर्न का कीवर्ड हटा दूं, तो अब इस ग्रीटिंग के पास क्या आएगा, कुछ नहीं आया। कुछ भी नहीं आएगा। एम्प्टी है। दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने अगर आंसर नहीं दिया, इसके मतलब आप लोग कंफ्यूज हैं। ये तो अनडिफाइन आएगा ना अब भाई? बिल्कुल अनडिफाइन ही नहीं, आएगा, नहीं हम्म? आएगा कुछ। बिल्कुल अनडिफाइंड ही आएगा। तो अगर आप रिटर्न का कीवर्ड यहाँ पर लगाते हैं के इस हेलो से पहले, तो ग्रीटिंग के अंदर इसको मैं वेरिएबल में भी नहीं रखता, डायरेक्ट कंसोल में रख देता हूँ। देखें, कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर रख देता हूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है, रिटर्न आप क्या कर रहे हैं, हेलो, तो इसके अंदर अभी तो हेलो आएगा। हाँ अभी तो। अभी तो हेलो आएगा। लेकिन जैसे ही मैं रिटर्न का ये जो कीवर्ड है ये यहाँ से हटा दूं, अब मैं इसको देखूं चला के, ऐप वाली फाइल है ये, तो अब क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। अनडिफाइन क्यों आ रहा है, यहाँ पर तो मैंने हेलो लिखा है, तो क्योंकि ये रिटर्न नहीं करा है, बाहर नहीं आया वो। रिटर्न नहीं कराया तो ये बाहर नहीं आया। यही चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि जब इसके पास, इस ग्रीटिंग के पास
ये हेलो आया ही नहीं। तो क्या मैं इसको टू लोअर केस लगा के छोटा बड़ा कर सकता हूँ? अब आप कुछ भी करें लेकिन वो तो बाहर नहीं है, वो वो तो ठीक तो होगा नहीं ही नहीं। जाएगा, मैं कुछ नहीं भी जाएगा। करूं, मैं कुछ भी करूं, वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर हेलो तो आया ही नहीं ना। रिटर्न अगर आप कराते तो इसके पास हेलो आता, फिर आप उसको छोटा करते, बड़ा करते, जो भी करते, वो तमाम मेथड आपके चल जाते। लेकिन अभी तो रिटर्न होकर इसके पास कुछ आया ही नहीं है, तभी तो एरर आ रहे हैं यहाँ पर। अगर अभी मैं इसको रिटर्न कर दूं तो इसको हेलो मिल गया। अब जब हेलो मिला तो ये वाला मेथड भी चल गया। अगर मैं यहाँ से रिटर्न हटा दूं तो इसको कुछ भी नहीं मिला, इसको कुछ भी नहीं मिला, तो ये वाला मेथड भी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि जाहिर है भाई, किसको छोटा करेगा ये? टू लोअर केस का काम छोटा करना होता है। किस चीज को छोटा करेगा ये? इसको तो कुछ मिला ही नहीं ग्रीटिंग के पास से। आपको समझ आ रही है ये मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? जी सर। सर आप फंक्शन में रिटर्न प्रॉमिस का जी सर जो समझ आ रहा फंक्शन कह रहे हो उसमें रिटर्न की अहमियत बतानी जरूरी है। रिटर्न जरूरी है, तभी तो ग्रीटिंग के पास हेलो आएगा। इसी सेम मेथड को अप्लाई करें यहाँ पर, कि यहाँ पर आपने क्या इस प्रॉमिस को रिटर्न करके यहाँ पर भेजा? नो सर। अगर आप इसको रिटर्न करके भेजेंगे तो इसके अंदर आपने जो भी कोड लिखा है कि जब डाटा ना आए तो रिजेक्ट चल जाए, तो जो भी चलने वाला जो भी सिलसिला है वो अब इसके पास आ जाएगा रिटर्न होके, क्योंकि आपने पूरा का पूरा प्रॉमिस ही रिटर्न कर दिया है। तो इसके पास रिटर्न होके चीजें आएंगी, और अगर रिजेक्ट आया तो कैच चल जाएगा, अगर रिजॉल्व आएगा तो देन चल जाएगा। समझ आई बात आपको कि फंक्शन में जी प्रॉमिस सर को किस इसमें तरह लिखते हैं? हाँ, जी बट सर सर सेम आप वही तो यस सर। बट सर जी आप ये सर कह अब रहे थे ना समझ आ गया कि प्रॉमिस तो प्रॉमिस। खुद रिटर्न कर देता है। प्रॉमिस खुद रिटर्न। रिटर्न हमें लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, फिर आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। लेकिन ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर सर ने प्रॉमिस लिखा हाँ, है। फंक्शन के अंदर जब आप कुछ भी रखते हैं तो फंक्शन को चलाना पड़ता है, तो फिर उसके अंदर की चीजें चलती हैं। अगर आप इसको बाहर रख देंगे, फंक्शन इससे हटा रहा हूं मैं, इसको इस वाली फाइल में ले जाता हूँ मैं, इसको फंक्शन से हटा देता हूँ मैं, ये पूरे न्यू प्रॉमिस को यहाँ से मैं कट करता हूँ, इस फंक्शन को डिलीट करता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पर रख देता हूँ। इसको भी हटा दें। अब ये फंक्शन किसी, अब सॉरी, अब ये प्रॉमिस किसी फंक्शन के अंदर नहीं रखा हुआ, तो इस कंडीशन में क्या है, कुछ चलेगा ये, चल गया, डाटा नहीं मिला, इसको डाटा दे देते हैं। काफी देर से डाटा नहीं मिला का मैसेज आ रहे हैं। तो क्या हुआ? न्यू प्रॉमिस, अच्छा मैंने इंडेक्स सर वाली फाइल चला दी, इंडेक्स वाली फाइल सर चला आपने दी। await बुलाया है, अवेट। सर रिटर्न भी नहीं कर। ओके का मैसेज आ गया। तो ये प्रॉमिस खुद से चल जाता है, ये उस वक्त चलता है जब आप इसको डायरेक्टली लिख देते हैं न्यू प्रॉमिस करके और तमाम चीजें लिख देंगे। लेकिन जब आप इसको एक फंक्शन के अंदर रखते हैं तो वो फंक्शन इसको रोकता है चलने से, और वो सिर्फ उस वक्त चलेगा जब ये जो फंक्शन है, जब आप इसको कॉल करेंगे। जी जरताशो। सर आपने अवेट भी तो बताया था कि न्यू से पहले अवेट लिखना है। नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं लिखना, अभी हम प्रोमिसेस पढ़ रहे हैं, एसेंक का वेट नहीं पढ़ रहे अभी हम। ठीक है सर। तो सर इसमें आप, वैसे कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, फंक्शन के अंदर ही आपने रिटर्न वगैरह जो सेम चीज होती है उसके अंदर प्रॉमिस लिखा और फिर आर्ग्यूमेंट भी पास कर दिया सेम जो फंक्शन के अंदर होता जी जी, ये कौन अभी कह रहे हैं, कौन इतना समझदार है? है। सर मैं तो मतलब मैं कह रही हूँ सर कि नहीं नहीं, जैसे आप सही, वैसे आप आप सही कह रही हैं, मैं भी तो यही समझाना चाह रहा हूँ कि जी फंक्शन के जी। अंदर लिखा है तो फंक्शन खुद से नहीं चलता। जब तक आप इसको हम्म। कॉल ना करें तभी ये चीज़ें नहीं चल रही। और अगर आप इन चीज़ों को डायरेक्ट फंक्शन से बाहर निकाल के रख देंगे तो प्रॉमिस खुद ब खुद चल जाते हैं। सर चलें अब ना एक काम करते हैं, 1 बज गए, मेरी सर जी जी।
सर ये प्रॉमिस हम जब भी लिखेंगे तो इसको फंक्शन या वेरिएबल में ही लिखेंगे, सिर्फ ऐसे प्रॉमिस नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्टली हम लिख रहे हैं तो वो एरर थोड़ी दे रहा है हमें।